मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास हिस्ट्री के लिए पहला चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियाँ के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर नाम क्या है? ईंट, मनके और अस्थियाँ। ईंट, मनके और अस्थियाँ। ठीक, ब्रैकेट में क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, और इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसके निर्देशन में हुई, इसका क्षेत्रफल कितना है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा नगर था। हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा नगर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, तो सीधा सा आंसर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा नगर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरा प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? तो जब कहा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, तो इसके आंसर में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। अब जैसे मान लो कि ये मुख्य नदी है, इसमें कोई नदी आकर के मिल रही है, इधर से कोई नदी मिल रही है, इधर से कोई मिल रही है, इधर से कोई मिल रही है, इधर से, तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो दो प्रश्न हो गया कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, और दूसरा प्रश्न हो गया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार किसको जानकारी मिली, या हड़प्पा सभ्यता पर पहली बार नज़र किसकी पड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता पर पहली नज़र 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक व्यक्ति की पड़ी थी। तो 1826 में हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहली नज़र चार्ल्स मैनसन की पड़ी, और इसके उत्खनन का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया, लेकिन वो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से चूक कर गए। उन्हें लगा कि यहाँ कोई सभ्यता नहीं है, केवल एक मिट्टी का ढेर या टीला है, इसलिए उन्होंने इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा खोजने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद 1921 और 1922 में दो भारतीय पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों पुरातत्वविदों ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की, जबकि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नगर की खोज की। तो प्रश्न आएगा कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में की, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में।
मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने। किसके निर्देशन में की? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। राखाल दास बनर्जी ने खोज 1922 में की और दयाराम साहनी ने खोज 1921 में की। अब हमें ये जानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कितना था। तो अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अब विस्तार जानने के लिए हमें जानना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पहले तो ये जान लेना है कि नॉर्थ से लेकर के वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक हड़प्पा सभ्यता की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1600 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1400 किलोमीटर। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो कहाँ पे था? J&K में था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो कहाँ स्थित था? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, जो कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर, जो कहाँ स्थित है? तो मेरठ में। कहाँ पर स्थित है? मेरठ, यूपी। और सबसे हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी बिंदु सुतकांगनेडोर कहाँ स्थित है? तो मकरान, बलूचिस्तान। ठीक, बलूचिस्तान। अब ये तो हो गया हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु का नाम और पश्चिमी। और इसके साथ साथ हमें यहीं पे ये भी जानना है कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? तो चेनाब नदी। दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी? परवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। और सुतकांगनेडोर किस नदी के किनारे है? तो सुतकांगनेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे। तो ये हमारा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब यहीं पर प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। फिर यही प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। फिर यही प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली थी? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था। 3 देशों में था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो याद रखना है कि प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में। पहला भारत, फिर पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान। यहीं पे जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं और सबसे कम स्थल अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हमारा हो गया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी। अब यहीं पर हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता
की लिपि के बारे में क्या जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कुछ इस आकार की थी, अर्थात यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं। तो पहला पॉइंट जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। दूसरा पॉइंट जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 375 से लेकर लगभग 400 चिन्ह थे। लगभग 400 चिन्ह थे। तीसरा पॉइंट बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठनीय है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठनीय है। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब कि ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी वो पढ़ा नहीं गया है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है? चित्रात्मक है। चिन्हों की संख्या बता दिया, किस दिशा से मतलब किधर से किधर लिखी जाती थी बता दिया, और अभी तक क्या है? अपठनीय है। और इसके बाद हमें ये जानना है कि हड़प्पा सभ्यता कि लिपि में मूल चिन्हों की संख्या, अगर मूल चिन्ह की संख्या पूछे तो मूल चिन्हों की संख्या 64 है। टोटल तो ये है लेकिन मूल चिन्हों की संख्या कितनी है? 64 है। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थीं? तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कितनी थीं? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की थीं। कितने प्रकार की थीं? 4। तो हमें एक ट्रिक जानना है। प्रभु से अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो। अब प्र से है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भू से भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरीय, और इन्हीं को द्रविड़ भी कहा जाता है। अल्प से अल्पाइन, और ठीक मांगो से मंगोलाइड, मंगोलियन या मंगोलाइड। तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। उसके लिए ट्रिक है प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भू से भूमध्य सागरी, अल्प से अल्पाइन, और मांगो से मंगोलियन या मंगोलाइड। अब इसमें हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक या हड़प्पा सभ्यता के जनक द्रविड़ को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जनक किसको माना जाता है? द्रविड़ को। और यह बात किसने कही है? तो राखाल दास बनर्जी ने। तो हड़प्पा सभ्यता का जनक या हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक किसे माना जाता है? तो द्रविड़ को। और ये बात किसने बताई? राखाल दास बनर्जी ने। तो ये तो हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में परिचय, हड़प्पा सभ्यता की लिपि और हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियाँ। अब इसके अलावा अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में शासक प्रशासक थे या नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और
अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू।